प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को हल कर लिया होगा। चलिए हिंदी के प्रश्न पत्र के सही उत्तर का मिलान करते हैं। पहला प्रश्न है जिसमें सही विकल्प चयन करके लिखना था। तो इसमें तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग बड़ी है, तो इसका सही उत्तर है समुद्र की आग से। दूसरा, मानव हृदय में सुप्तावस्था में पाए जाने वाले मनोविकार होते हैं, इसका सही उत्तर है स्थायी भाव। तीसरा है काले मेघा पानी दे पाठ की विधा है, इसका सही उत्तर है संस्मरण। चौथा है जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है वे कहलाते हैं संकेतवाचक वाक्य। पांचवा प्रश्न है घर की खुदाई में प्राप्त दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम रखा गया, तो इसका सही उत्तर है याजक नरेश। छठवां है रेडियो नाटक में विशेष महत्व होता है, तो इसका सही उत्तर है संवाद का। इसके बाद दूसरा प्रश्न था आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। इसका पहला है बादल राग कविता में दुखों को खालिस्तान बताया गया है, तो यहाँ पर आएगा स्थिर। दूसरा है 22 से लेकर 26 वर्णों तक का छंद खालिस्तान कहलाता है, सही उत्तर है इसका सवैया। तीसरा है बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय खालिस्तान खंडों में प्रकाशित है, तो इसका सही उत्तर है 21। चौथा है किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। पांचवा, यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाते थे। मंदिर भी लिखा जा सकता है यहाँ पर और बिरला मंदिर भी। छठवा है संवाद लिखते समय खालिस्तान गायब हो जाता है, तो इसका सही उत्तर है लेखक। प्रश्न क्रमांक 3 है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है इसमें आत्मजयी प्रबंध काव्य के कवि कुंवर नारायण जी हैं, सत्य है। दूसरा है जहाँ लोक सीमा से परे बढ़ा चढ़ाकर बात का वर्णन हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है, गलत है ये। तो यहाँ असत्य लिखेंगे क्योंकि जहाँ पर लोक सीमा से परे बढ़ा चढ़ाकर बात का वर्णन हो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तीसरा है भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का मिश्रण था, सत्य है। चौथा है अनुच्छेद लेखन को भावपल्लवन भी कहते हैं, सत्य है। पांचवा सिंधु घाटी सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता भी कहा जा सकता है, सत्य है। छठवा निरक्षरों के लिए श्रव्य माध्यम बहुत उपयोगी है, सत्य है। इसके बाद सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। इसमें आपको पहले स्तंभ को आ को ज्यों का त्यों उतार लेना है, फिर स्तंभ बा से आ का मिलान करना है। तो पहला है फिराक गोरखपुरी, इसका इसके सामने लिखेंगे रघुपति सहाय। दूसरा बात की चूड़ी मर जाना अर्थात बात का प्रभावहीन हो जाना। तीसरा दुर्मिल सवैया चंद्रकला। अंधायोग धर्मवीर भारती। लोकोक्ति कहावत। सेक्शन ऑफिसर यशोधर बाबू। डेडलाइन अंतिम समय सीमा। इसके बाद हम पहुंचते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। इसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है बिंब धर्मी कवि किसे कहा गया है, इसका सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह को। दूसरा है ओज गुण किन रसों में होता है, इसका सही उत्तर है वीर रस और रौद्र रस में। तीसरा है श्रीश के फूल निबंध द्विवेदी के किस संग्रह से लिया गया है, इसका सही उत्तर है कल्पलता से। चौथा है बाबा साहेब अम्बेडकर का आदर्श समाज किन बातों पर आधारित होता है, इसका उत्तर होगा स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्वता पर। पांचवा दो तकनीकी शब्द लिखकर उनके अंग्रेजी पर्याय लिखिए। यहाँ पर आपको दो तकनीकी शब्द भी लिखने थे और साथ ही साथ उनके अंग्रेजी पर्याय भी लिखने थे। कोई भी दो लिख सकते थे आप, मैंने यहाँ पर दो लिखे हैं। पहला है अभिक्रिया क्रिया अर्थात रिएक्शन और दूसरा है उपग्रह अर्थात सैटेलाइट। छठवां है
आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता है? तो इसका उत्तर होगा पाठशाला जाने के लिए। सातवां है समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन-कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। इस प्रकार से हमने 5 प्रश्नों को हल कर लिया और अब हम पहुंचते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। प्रश्न क्रमांक 6 है प्रगतिवादी कोई 2 कवियों के नाम लिखना है यहाँ पर और इनकी एक-एक रचना लिखना है। तो कोई भी 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैंने 2 लिखे हुए हैं। नंबर 1 त्रिलोचन और इनकी रचना है धरती। दूसरा है नागार्जुन और इनकी रचना है युगधारा। देखिए आपको इस प्रकार से लिखना है कि जो कवि लिख रहे हैं उसी के सामने रचना लिखना है आपको, है ना? दूसरा प्रश्न है नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक-एक रचना लिखिए। तो यहाँ पर भी आप कोई सा भी नए कविता के कवियों को लिख सकते हैं। मैंने 2 लिखे हैं। नंबर 1 कुंवर नारायण और इनकी रचना है आत्मजयी। दूसरा है गजानन माधव मुक्तिबोध और इनकी रचना है चांद का मुँह टेढ़ा। इस प्रकार से हमने 6 प्रश्न हल कर लिए और अब हम 7वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। 7वां प्रश्न है कवि आलोक धनवा के अनुसार बच्चों की दुनिया कैसी होती है? तो धनवा जी के अनुसार बच्चों की दुनिया उमंग, साहस और असीमित सपनों से भरी होती है। इसी का अथवा है कवि ने अपने छोटे चौकोने खेत को रस का अक्षय पात्र क्यों कहा है? उत्तर है इसका कवि ने अपने छोटे चौकों ने खेत अर्थात कागज के पन्ने को रस का अक्षय पात्र इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार से अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता और उसमें से जितना भी ले लिया जाए वह उतना ही बढ़ता जाता है। ठीक उसी प्रकार से कविता का रस भी अनंत होता है, वह कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता जाता है और युगों युगों तक पाठक को आनंद देता रहता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 पर पहुंचते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 था भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है जब किसी काव्य या पंक्ति में एक वस्तु उप अर्थात उपमेय को उसके रूप, रंग, गुण की अत्यधिक समानता के कारण दूसरी वस्तु अर्थात उपमान समझ लिया जाए और यह भ्रम पक्का हो जाए कि तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है या उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है इसमें व्यक्ति को भ्रम होता है और वह भ्रम के आधार पर कार्य भी कर देता है। तो उदाहरण लिखा हुआ है नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से सोचकर सहसा हुआ सुख मौन है सोचता है अन्य सुख यह कौन है। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा था इसमें पूछा था सब शक्ति कितने प्रकार की होती हैं किसी एक की परिभाषा लिखिए। तो सब शक्ति आप सभी ने पढ़ा है 3 प्रकार की होती हैं। अभिधा सब शक्ति 3 प्रकार की होती हैं। शब्द और अर्थ के बोध कराने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं और सब शक्ति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। अभिधा सब शक्ति, लक्षणा सब शक्ति और व्यंजना सब शक्ति। किसी एक की परिभाषा लिखनी थी तो यहाँ पर अभिधा सब शक्ति की परिभाषा लिखी हुई है। जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, प्रचलित और मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें पाठक या श्रोता को शब्द सुनते ही उसका सीधा सरल अर्थ समझ में आ जाता है। जैसे उदाहरण लिखा हुआ है गाय घास चर रही है। यहाँ गाय शब्द का सीधा अर्थ एक पशु विशेष से है, इसमें कोई घुमावदार बात नहीं है। अगला प्रश्न था 9 नंबर का और इसमें पूछा है कवित्त छंद की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो कवित्त छंद की परिभाषा है कवित्त एक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 वर्णों पर यति यति अर्थात विराम होता है तथा प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। इस छंद को मनहरण छंद भी कहते हैं।
उदाहरण, सच्चे हैं जो वीर, धीर गंभीर, नीति निपुण, साहस के धनी, पर दुख निवारक है। नौवे का अथवा था, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसकी परिभाषा है, जब किसी प्रिय वस्तु का विनाश या प्रिय व्यक्ति से स्थायी वियोग होता है, तब मन में जो शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल। यहाँ पर भी आप कोई सा अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं, जो भी आपको करुण रस से संबंधित उदाहरण याद है। फिर 10वां प्रश्न था, आत्मकथा और जीवनी में दो प्रमुख अंतर लिखिए। तो आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन की कथा लिखता है, जबकि जीवनी में लेखक किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की कथा लिखता है। आत्मकथा में आत्मपरक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है, जीवनी में वस्तुनिष्ठ और तटस्थ दृष्टिकोण होता है। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा था, किन्हीं दो निबंधकारों के नाम और उनकी एक एक रचना लिखिए। तो यहाँ पर भी आप कोई किन्हीं दो निबंधकारों के नाम लिख सकते हैं। दो मैंने लिखे हुए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना है चिंतामणि, और बाबू गुलाब राय, जिनकी रचना है ठलुआ कला। प्रश्न क्रमांक 11 है, जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहरा है? इसका उत्तर है, जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंकने को अंधविश्वास नहीं बल्कि अर्घ माना। उन्होंने तर्क दिया कि कई तर्क दिए उन्होंने, जिसमें से जो तर्क दिए थे वो है, एक तर्क दिया उन्होंने, ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। दूसरा, जो चीज हमारे पास कम है उसका त्याग करने पर ही फल मिलता है। तीसरे तर्क दिया था, जैसे किसान अच्छी फसल के लिए कुछ शेर गेहूं अच्छे गेहूं जमीन में बोता है, वैसे ही पानी की बुआई करने से इंद्र देवता बादलों की फसल देंगे, अर्थात बारिश होगी। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा था, पहलवान की ढोलक कहानी के आधार पर लुट्टन के जीवन में आए परिवर्तनों को लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहलवान की ढोलक कहानी के अनुसार लुट्टन का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा है। यहाँ पर मैं चार अंतर लिख रही हूँ, आप कोई भी दो लिख सकते हैं। पहला है, बचपन उसका जो कैसा व्यतीत हुआ, हेडिंग यहाँ पर डाली हुई है मुख्य रूप से बचपन। माता पिता के निधन के बाद सास द्वारा पालन पोषण और समाज के तानों ने उसे पहलवान बनने की प्रेरणा दी। दूसरा है, राज दरबार का वैभव, चांसे को हराकर वह राज पहलवान बना और 15 वर्षों तक राजकीय सुख सुविधाओं का उपभोग करता रहा। तीसरा, दुखद परिवर्तन, राजा की मृत्यु के बाद जब नए राजकुमार ने उसे महल से निकाल दिया, वह गांव आकर झोपड़ी में रहने लगा। चौथा परिवर्तन है, अंततः महामारी में उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई, फिर भी वह अंत तक ढोलक बजा बजा कर लोगों का हौसला बढ़ाता रहा। अगला प्रश्न था 12, प्रश्न क्रमांक 12 जो है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? किसी एक का उदाहरण लिखिए। तो रचना के आधार पर आप सभी ने पढ़े हैं, वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, सरल वाक्य का उदाहरण जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। फिर संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। विस्तृत वाक्य तीसरा, तो इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे ही सूर्यास्त हुआ अंधेरा छा गया। और प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा था, राजभाषा किसे कहते हैं? यह राष्ट्रभाषा से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर देखिए, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है राजभाषा कहलाती है। अब इसी में दूसरा पूछा है कि राष्ट्रभाषा से किस प्रकार भिन्न है, तो आप लिखेंगे हेडिंग डाल के, भिन्नता। राजभाषा का क्षेत्र सीमित और संवैधानिक होता है। राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की सांस्कृतिक और संपर्क भाषा होती है,
जो जन जन द्वारा बोली जाती है। राष्ट्रभाषा पूरे देश को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। फिर अगला 13वां प्रश्न था, जिसमें आपको निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना था। तो नंबर 1 है, सोने से अधिक कीमती कोई धातु नहीं है। ये नकारात्मक वाक्य है। इसको आपको विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य बनाना था। तो आपको सीधा सीधा लिखना है, सोना सबसे कीमती धातु है। अब दूसरा था, मोहन बुद्धिमान है। इसको आपको बिना अर्थ परिवर्तन नकारात्मक बनाना है। तो मोहन मूर्ख नहीं है। जब मूर्ख नहीं है तो क्या होगा? बुद्धिमान होगा। ठीक है ना? तो नकारात्मक भी हो गया आपका और अर्थ भी परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको कक्षा के दौरान बताया है कि हिंदी का पेपर कठिन है। इसको आप बिना अर्थ बदले नकारात्मक बनाइए। तो क्या अपन ने उदाहरण पढ़ा था कि हिंदी का पेपर सरल नहीं है। अर्थात कैसा हुआ? कठिन हुआ। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा था, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसमें पहला था, जहां जाना कठिन हो। इसका सही उत्तर था दुर्गम होगा। दूसरा है, जिसका कोई आकार ना हो अर्थात निराकार। चौथा प्रश्न था, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी परंतु उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, सिंधु घाटी की खुदाई में जो चीजें मिली वे लोगों की जरूरतों से जुड़ी थी, ना कि दिखावे से। वहां के मकान, सड़कें, नालियां और बर्तन व्यवस्थित और सुंदर थे, लेकिन उनमें राजसी ठाट बाट या बड़े महल जैसे आडंबर नहीं मिले। वहां की संपन्नता उसकी वास्तुकला और अनुशासन में थी, प्रदर्शन में नहीं। इसीलिए कहा गया है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न तो थी परंतु उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। इसी का अथवा था कि कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद। आके दो प्रश्न पूछे यहाँ पर, लगाव से पहले और लगाव के बाद। अकेलेपन के प्रति लेखक जो है आनंद यादव की धारणा में क्या बदलाव आए? पहले लेखक को क्या था? अकेले काम करना बुरा लगता था, उन्हें कोई ना कोई साथ चाहिए था। फिर बाद में जब उनमें कविता के प्रति लगाव बढ़ा तो उन्हें अकेलापन अच्छा लगने लगा। अब वे अकेले में ऊंची आवाज में कविता गा सकते थे, अभिनय कर सकते थे और नाच सकते थे। अकेलेपन ने उन्हें आत्मचिंतन और सृजन का अवसर दिया। फिर अगला प्रश्न था 15, प्रश्न क्रमांक 15, कहानी और नाटक में दो समानताएं लिखी। अधिकांश विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत लिखा है। आपने कहानी और नाटक में अंतर लिखा है, जबकि क्या लिखनी थी आपको? समानताएं लिखनी थी। तो कथानक नंबर 1 लिखा है, कथानक। तो कहानी और नाटक दोनों में एक कहानी या एक कथानक का होना अनिवार्य, दोनों में ही। कहानी में भी कथानक होता है और नाटक में भी कथानक होता है। दूसरा, पात्र, दोनों विधाओं में पात्र और उनके बीच होने वाले संवादों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। आप सभी ने पढ़ा है गद्य की मूल विधाएं। तो गद्य की जो मूल विधाएं हैं, उम, तो ये भी लिख सकते कि दोनों ही कहानी और नाटक क्या हैं? गद्य की मूल विधाएं हैं। और भी कई अंतर हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा, और भी कई समानताएं हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा हल करते हैं। फ्रीलांस पत्रकार किस प्रकार कार्य करता है? फ्रीलांस पत्रकार किसी विशेष समाचार संगठन या अखबार से स्थायी रूप से जुड़ा नहीं होता है। वह भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों या पत्रिकाओं के लिए काम करता है। वह अपनी इच्छा और विषय की विशेषज्ञता के अनुसार लेख लिखता है और प्रति लेख के हिसाब से पारिश्रमिक प्राप्त करता है। फिर आपसे प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा गया था, हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय लिखिए। यह प्रश्न 3 नंबर का था और इसमें आपको दो रचनाएं लिखनी थी, तो कोई सी भी दो। मधुशाला, निशान निमंत्रण, मधुबाला लिख सकते थे आप। फिर लिखना था आपको कला पक्ष और भाव पक्ष। बच्चन जी क्या है? हालावाद के प्रवर्तक हैं। उनके काव्य में प्रेम, सौंदर्य और वेदना की सहज अभिव्यक्ति है। उनकी भाषा सरल, सुबोध, खड़ी बोली है और उन्होंने गीत शैली का प्रयोग किया है।
फिर आपको साहित्य में स्थान लिखना था, तो आधुनिक हिंदी कविता में अपनी विशिष्ट शैली और लोकप्रियता के कारण आपका स्थान अद्वितीय है। दूसरा, रघुवीर सहाय जी का साहित्यिक परिचय पूछा हुआ था। इसमें भी 2 रचनाएं लिखनी थी। सीढ़ियों पर धूप और आत्महत्या के विरुद्ध इनकी रचनाएं हैं। भाव पक्ष और कला पक्ष। आपकी कविताओं में समकालीन समाज की विडंबनाओं और राजनीतिक नीतिक भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग मिलता है। कला पक्ष में आपकी भाषा सरल और सटीक है, जिसमें कम शब्दों में गहरी बात कहने की क्षमता है। साहित्य में स्थान। नई कविता के कवियों में आपका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर सामाजिक चेतना जगाने वाले कवि के रूप में। प्रश्न क्रमांक 17 में साहित्यिक परिचय पूछा हुआ था। लेखक लेखकों का परिचय पूछा हुआ था, तो महादेवी वर्मा का लिखना है। यहाँ पर 2 रचनाएं, वही जैसा आप पहले लिखते आ रहे हैं, यामा और दीपशिखा। फिर अभी आपने कला पक्ष और भाव पक्ष लिखा था, चूंकि कवियों का लिखा था, लेकिन आप लेखक का लिख रहे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे इसमें? भाषा और शैली। आपकी भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। शैली चित्रात्मकता और प्रतीकात्मकता है। आप में आपने संस्मरण और रेखा चित्रों में बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया हुआ है। साहित्य में स्थान। आपको आधुनिक मीरा कहा जाता है और आप छायावत के 4 आधार स्तंभों में से एक हैं। आप सभी ने पढ़ा है कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं। कौन कौन से? प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। प्रसाद अर्थात जयशंकर प्रसाद, पंत अर्थात सुमित्रानंदन पंत, निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वर्मा अर्थात महादेवी वर्मा। तो ये जो महादेवी वर्मा है, 4 आधार स्तंभों में से एक है। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा था, फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय यहाँ पर लिखना था, तो 2 रचनाएं, बेला आंचल और प्रतिपद कथा। भाषा शैली। आप आंचलिक उपन्यासकार हैं। आपकी भाषा में ग्रामीण अंचल के शब्दों, मुहावरों और लोकगीतों का सुंदर पुट मिलता है, जो मिट्टी की सौंधी महक को जीवंत कर देता है। साहित्य में स्थान। हिंदी कथा साहित्य में आंचलिकता की शुरुआत करने वाले अद्वितीय साहित्यकार के रूप में आपका स्थान सर्वोच्च है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 में आपसे विज्ञापन लेखन पूछा गया था। नशा निवारण हेतु जनहित के लिए एक विज्ञापन बनाकर लिखना था, तो आप देखिए इस प्रकार से आपको विज्ञापन बनाकर लिखना है। और इसी के अथवा में प्रश्न क्रमांक 18 का जो अथवा था, तो इसमें आपको विद्यार्थी का नैतिक दायित्व विषय पर अनुच्छेद लिखना था। देखिए लिखा हुआ है ऐसे इस प्रकार से, विद्यार्थी का नैतिक दायित्व है कि वे अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाएं और उनका पालन करें। उन्हें अपने शिक्षकों, माता पिता और समाज के प्रति सम्मान और आदर रखना चाहिए। विद्यार्थी को अपने अध्ययन में मेहनत करना चाहिए और अपने ज्ञान का उपयोग समाज के हित में करना चाहिए। उन्हें अपने आसपास के लोगों के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 19 में 19 जो है अपठित गद्यांश था। मेरी मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। और प्रश्न क्रमांक 20 में जो व्याख्या आई हुई है, तो पहली व्याख्या जो थी, दूत कहो अवधूत कहो, यह कवितावली के उत्तराखंड से ली गई है। कवितावली के उत्तरकांड से ली गई है और इसके कवि हैं तुलसीदास जी। दूसरी व्याख्या थी, यह ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। ये पंक्तियां जो हैं बात सीधी थी पर नामक कविता से ली गई हैं और इसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। तो इसकी व्याख्या आपने लिख ली होगी। और
प्रश्न क्रमांक 21 जो है, इसमें गद्यांश की व्याख्या लिखनी है आपको, लिखनी थी आपको। और जो है पहला गद्यांश जो आया हुआ है वो है बाजार दर्शन नामक पाठ से है, और इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। और दूसरा गद्यांश जो आया है आपका वो सृष के फूल से, और इसके लेखक हैं आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 में मैं आपको योग का महत्व समझाते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना था। और इसी के अथवा में आया हुआ है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारा के यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जलाधीश महोदय को पत्र लिखना था। प्रश्न क्रमांक 23 में निबंध पूछा था, और इस प्रकार से आप सभी ने पूरे प्रश्न पत्र को हल किया। उम्मीद करती हूँ आप मेरे इस प्रयास के द्वारा आप सभी को प्रश्न पत्र को हल करने में सहायता मिलेगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।